क्वेश्चन एक शॉर्ट नोट में आता है आपका क्वेश्चन यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के अंदर, वही टॉपिक है, वो है आपका फैक्टर्स अफेक्टिंग वाटर डिमांड। फैक्टर्स अफेक्टिंग वाटर डिमांड। अब कौन कौन से फैक्टर हैं जो टोटल वाटर डिमांड या वाटर डिमांड को अफेक्ट करते हैं? तो बड़ा सिंपल सा है। सबसे पहला तो क्लाइमेटिक कंडीशन, या इसको बोल सकते हैं टेम्परेचर, ठीक है, कह सकते हैं। सेकंड लिख दो टेम्परेचर। क्लाइमेटिक कंडीशन को अपन लिख देते हैं सीजन, सीजन टू सीजन वेरी करेगा। टेम्परेचर, ठीक है। कॉस्ट ऑफ वाटर, प्रेशर, प्रेशर, ठीक है, कॉस्ट ऑफ वाटर, प्रेशर, साइज ऑफ सिटी, साइज ऑफ सिटी। नेक्स्ट इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, next is industrial activity. The next one is the sewerage system, sewerage system, sewerage system भी affect करेगा cost of water. Eighth is the quality of water, Ninth one is the metering system, मीटरिंग सिस्टम, जो मीटर्स लगते हैं उनको बोलते हैं मीटरिंग सिस्टम। मीटरिंग सिस्टम पे भी क्या करेगा ये अफेक्ट करेगा। डन हो गया। टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पे भी ये डिपेंड करेगा। टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग सिस्टम, टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग सिस्टम पर भी ये आपका अफेक्ट करेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब क्या अफेक्ट करेगा ये हमें देखना है। क्लाइमेटिक कंडीशन या सीजन की बात करते हैं। अगर समर होगा तो समर में क्या होगा, वाटर रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू द विंटर। तो यहाँ पे समझ में आ गया क्लाइमेटिक कंडीशन में क्या लिखना है आपको। लिखना है इन समर द वाटर डिमांड विल बी हायर एज कंपेयर टू विंटर। तो सीजन हो गया, ये क्लाइमेटिक कंडीशन बोल दिया अपन ने इसको। फिर आते हैं टेम्परेचर, या इस टेम्परेचर की अगर बात की जाए तो वो भी सीजन से रिलेट कर सकते हो, या फिर कभी टेम्परेचर जो है वो हायर होगा। अगर टेम्परेचर हाई होगा तो वाटर डिमांड भी बढ़ जाएगी, बिकॉज टेम्परेचर हाई होगा तो क्या होगा कि अगर प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में से क्या होगा, वाटर इवेपोरेट जल्दी होगा, तो आपको गार्डन में पानी क्या देना होगा, रैपिड देना होगा। आपकी फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन या फ्रीक्वेंसी ऑफ अप्लाइंग वाटर टू दी पर्टिकुलर गार्डन विल बी इंक्रीजेस, तो वाटर डिमांड अपने आप बढ़ जाएगी। और टेम्परेचर मतलब अगर गर्मी के दिन होगा तो ऑब्वियसली ज़्यादा होगा, ठंड के दिन के कॉरस्पॉन्डिंग। कॉस्ट ऑफ वाटर, कॉस्ट ऑफ वाटर, अगर आप पर लीटर की कॉस्ट को अगर गवर्नमेंट बढ़ा दे, जो भी आपके घरों में जो वाटर सप्लाई हो रही है उसकी कॉस्ट बढ़ा दे, तो होगा क्या। तो सर होना यह है कि अगर कॉस्ट बढ़ जाएगी तो हम उस वाटर को इफेक्टिवली यूज़ करेंगे। डन, समझ में आया। तो जितना सस्ता पानी आएगा उतना ही ज़्यादा आप उसको यूज़ करेंगे, और जितना महंगा पानी आएगा उतना ही उसको आप सोच समझ के यूज़ करोगे। तो कॉस्ट ऑफ वाटर अगर बढ़ा दी जाए तो आपका डिमांड जो है वो क्या हो जाएगी, डिमांड विल बी डिक्रीजेस, डिमांड आपकी डिक्रीज हो जाएगी। इस बात का सभी को पता होना चाहिए। अब देखिएगा प्रेशर, अगर जो आपके टैप्स हैं या जो आपका हाउस है जहाँ पे आपका कनेक्शन होगा वहाँ पे प्रेशर काफ़ी तेज़ आ रहा है, तो प्रेशर तेज़ आएगा तो आप ज़्यादा पानी कंज्यूम करोगे एज़ कम्पेयर टू दी लो प्रेशर। अगर कम प्रेशर आएगा तो आप धीरे धीरे पानी आ रहा है, एक बाल्टी भरने में कम से कम 12-15 मिनट लग रहे हैं, तो आप क्या करोगे, यार काफ़ी धीरे आ रहा है पानी, ठीक है चलो नहा लिए अब निकल जाते हैं। तो क्या होगा, अगर तेज़ पानी आ रहा है तो बैठे हो वो वेस्ट करते जा रहे हो अननेसेसरी। ठीक है, ठीक है, आ गई बात समझ में। फिर अपन आते हैं साइज ऑफ सिटी, जितनी बड़ी सिटी होगी उतनी ही वाटर डिमांड क्या होगी, ज़्यादा होगी कम होगी, जल्दी से बताइएगा। जितनी बड़ी सिटी होगी डिमांड उतनी ही ज़्यादा होगी। क्यों, बिकॉज अगर साइज बढ़ रही है मतलब पॉपुलेशन बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है मतलब वाटर डिमांड बढ़ रही है। अरे एक तो
4 जनों को पानी की रिक्वायरमेंट है और एक 40 जनों को पानी की रिक्वायरमेंट है, किसकी ज़्यादा होगी सर? 40 जनों की। क्यों? कि पॉपुलेशन बढ़ गई सर, 4 और 40 में क्या है? डिफरेंस है। इसी तरह से साइज बढ़ेगी तो वाटर डिमांड भी बढ़ेगी। अब आते हैं आपका इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, कि कोई भी ऐसा एरिया है किसी भी स्टेट में, किसी भी सिटी में, ऐसा कोई एरिया जहाँ पे इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिश है, इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश है, तो उस जगह पे क्या होगा सर? उस जगह पे वाटर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी, क्योंकि ज़्यादा लेबर काम करने आएगी तो ज़्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट है। दूसरा कि इंडस्ट्रियल एक्टिविटी में पानी की ज़रूरत होती है। जैसे अगर बात करें मार्बल पॉलिशिंग, मार्बल कटिंग इंडस्ट्रीज, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, सब में क्या होगी? वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, तो वाटर डिमांड अपने आप उस एरिया की बढ़ जाएगी जिसमें इंडस्ट्रियल एक्टिविटी या इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश्ड है। फिर सीवरेज सिस्टम। अब सर ये सीवरेज सिस्टम से क्या मतलब है? जहाँ पे फुल फ्लशिंग सिस्टम होगा, ठीक है, जहाँ पे एक फुल फ्लशिंग सिस्टम होगा वहाँ की कहानी अलग होगी, और जहाँ पे नहीं होगा वहाँ पे कहानी अलग होगी। या फिर बात करें सीवरेज सिस्टम की, अगर जहाँ पे सीवर सिस्टम प्रेजेंट है, मतलब अगर प्रॉपर आपकी सीवर्स बनी हुई हैं, जैसे आपने फ्लश किया तो पानी क्या होगा? बह जाएगा। तो आप जल्दी जल्दी ज़्यादा ज़्यादा वाटर का आप यूज़ करोगे, आप इफेक्टिवली उस वाटर को यूज़ करोगे। बट अगर जहाँ पे आपका सीवरेज सिस्टम नहीं है, जैसे आपने पानी ओपन किया टॉयलेट में और पानी कहाँ पे आ गया? रोड पे आ गया, तो आप क्या करोगे? उसको कम यूज़ करोगे। सीवरेज सिस्टम अगर प्रॉपर होगा तो क्या होगा? वाटर डिमांड बढ़ जाएगी। क्वालिटी ऑफ वाटर, अब सिंपल सी बात है, अगर जितना ज़्यादा साफ पानी, जितना प्योरिटी का, जितना फिल्टर्ड वाटर आपको दिया जाएगा, उतना ही आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा आप यूज़ करोगे। कैसे? अगर आपके घरों में जो पानी आ रहा है गवर्नमेंट से, अगर वो वाटर आरओ का वाटर आएगा तो आप क्या करोगे? उसी को वाटर को आप पीने में भी यूज़ लोगे, उसको नहाने में भी यूज़ लोगे, उसको कपड़े धोने में भी, हर जगह यूज़ लोगे। पर अगर वो वाटर एक फाइनाइट एक्सटेंट तक क्लियर नहीं है तो उसको आप क्या करोगे? फिल्टर करोगे। फिल्टर करोगे तो आप कहोगे यार फिल्टर कर रहे हैं तो फिल्टर में आपका इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हो रही है, फिल्टर भी आपका धीरे धीरे डे बाय डे क्या होता है? उसकी एफिशिएंसी डिक्रीज होती है, तो फिल्टर को भी चेंज कराना पड़ेगा। तो आप क्या करोगे? कम से कम पानी का यूज़ लोगे ताकि आप उसको इफेक्टिवली यूज़ कर सको। तो क्वालिटी पे भी डिपेंड करेगा। मीटरिंग सिस्टम, अगर पहले तो होता था बट अब नहीं है, पर पहले तो होता था और कई सिटीज़ में अभी भी ऐसा नहीं है, तो वहाँ पे मीटर लगा हुआ, हर घर के अंदर मीटर लगा है, तो जितना वो रोटेट करेगा, जितनी उस पर रीडिंग आएगी उसके अकॉर्डिंग वो मल्टीप्लाई करके आपको क्या कर देंगे? बिल दे देंगे। तो जो जितना कम यूज़ करेगा उसका बिल उतना आएगा, जो ज़्यादा यूज़ करेगा उसका बिल उतना ही ज़्यादा आएगा। तो अगर मीटर होगा तो ये कहानी होगी, मीटर नहीं है तो कोई कहानी नहीं। इसलिए बोल रहे हैं कि जितना प्रॉपर मीटरिंग सिस्टम होगा, तो मीटरिंग सिस्टम होगा तो आप क्या करोगे? उसको इफेक्टिवली वर्क करोगे। भाई जितना ज़रूरत है उतनी देर ही पानी को खोलना है, अननेसेसरी अगर हमने खोल दिया तो क्या होगा? वो मीटर रन करेगा, और मीटर रन करेगा तो वो क्या करेगा? वो आपके इफेक्ट करेगा। किस पे? वो आपकी इफेक्ट करेगा आपके इकोनॉमी पे, आपके बजट पे, क्योंकि वो कॉस्ट ऑफ बिल जो आएगा, वाटर का बिल आएगा, उसको क्या कर देगा? वो एनहांस कर देगा, बढ़ा देगा। ये तो था आपका मीटरिंग सिस्टम पे। लास्ट देखिएगा टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की अगर बात करें तो दो तरह का डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है, ठीक है। अगर एक तो होता है कंटिन्यूस और एक होता है इंटरमिटेंट। अगर कंटिन्यूस सिस्टम है जिसमें 24 आवर्स वाटर अवेलेबल है आपकी कॉलोनी में, तो आपका वेस्टेज ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू द इंटरमिटेंट। इंटरमिटेंट के अंदर क्या होता है कि एक पर्टिकुलर और एक फिक्स ड्यूरेशन के लिए वाटर सप्लाई करते हैं। जैसे सुबह मॉर्निंग में 6 to 8 या इवनिंग में 4 to 6, तो एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन की जब आपके लिए वाटर वो सप्लाई करेंगे तो उस ड्यूरेशन के अंदर आप क्या करेंगे? उसको स्टोर करके रखेंगे, अननेसेसरी उसको वेस्ट नहीं करेंगे। और जब आपको पता है कि सर पूरे दिन ही पानी आना है, तो उसको पूरे दिन के हिसाब से उसको यूज़ करोगे और खूब यूज़ करोगे, ठीक है। तो टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पर भी ये डिपेंड करता है। ये तो था आपका वाटर डिमांड। अगर अपन बात करें और कुछ बातों की, तो 2-3 न्यूमेरिकल आते हैं, और वो किस पे आते हैं? वो आपके वाटर डिमांड पे आता है। मैक्सिमम डेली डिमांड, मैक्सिमम आवर्ली डिमांड, मैक्सिमम वीकली डिमांड और मैक्सिमम मंथली डिमांड। ये आपको न्यूमेरिकल को सॉल्व करना होता है, तो उसके लिए आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए। तो न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू के लिए ये है टॉपिक। तो लिखिएगा मैक्सिमम डेली डिमांड, मैक्सिमम डेली डिमांड। मैक्सिमम डेली डिमांड का मतलब क्या है कि पूरे दिन के अंदर या जितने भी दिन है 365 डेज, उन 365 डेज के अंदर वो एक दिन जिसमें मैक्सिमम वाटर की डिमांड हो, उस दिन को बोलेंगे मैक्सिमम डेली डिमांड। वो किसके इक्वल होता है? वो इक्वल होता है 1.80 ऑफ
एवरेज डेली डिमांड, जितना भी एवरेज डेली डिमांड निकल के आ रहा है उसको मल्टीप्लाई करा देंगे 1.8 से, तो वो उस मैक्सिमम डे की डिमांड निकल जाएगी। उस 365 में एक दिन तो ऐसा होगा जिस दिन मैक्सिमम वाटर की कंजप्शन होगी, इट विल बी टेकन और इट विल बी नोन एज मैक्सिमम डेली डिमांड कहते हैं उसे। ये एवरेज डेली डिमांड का 1.80 टाइम्स होता है। मैक्सिमम आवरली डिमांड, जिसको और क्या कहते हैं, पीक डिमांड भी कहते हैं। ये कितना होगा बेटा, ये 2.70, क्या 2.70 जैसे होता है वो 1.80, ये होगा 2.70 ऑफ एवरेज आर्ली डिमांड ऑफ मैक्सिमम डे। अब इसका मतलब सुना, डिमांड ऑफ ठीक है। अब इसका मीनिंग आप समझना, मैक्सिमम आर्ली डिमांड, मैक्सिमम आर्ली डिमांड क्या होगा कि मैक्सिमम डेली डिमांड, जिस भी डे के अंदर मैक्सिमम डिमांड हुई है उसके 24 घंटे में से कोई एक पर्टिकुलर एक आवर ऐसा होगा, वो इधर मॉर्निंग की 6 o'clock भी हो सकता है, इवनिंग का 8 o'clock भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, 10 AM भी हो सकता है। तो उस समय पे उस दिन की जो मैक्सिमम आर्ली डिमांड होगी वही कही जाती है मैक्सिमम आर्ली डिमांड और पीक डिमांड, जो किसकी होगी, एवरेज आवरली डिमांड ऑफ मैक्सिमम डे। उस मैक्सिमम डे के एवरेज आवरली डिमांड करोगे उसका 2.7 टाइम्स क्या होगी, मैक्सिमम आर्ली डिमांड होगा। क्लियर हुआ सभी को। फिर अपन आते हैं मैक्सिमम वीकली डिमांड, ठीक है, मैक्सिमम वीकली डिमांड। अब इसका मतलब क्या है कि उन 12 मंथ के अंदर 12 into 4 कितना हो गया, 748, 48, ठीक है। तो उन 48 वीक में से एक वीक ऐसा होगा, उन 48 वीक में से सर एक वीक ऐसा होगा जिसके अंदर मैक्सिमम डिमांड होगी, उसे कहते हैं मैक्सिमम वीकली डिमांड, विच विल बी टेकन एज 1.48 ऑफ एवरेज वीकली डिमांड, विच विल टेकन एज 1.48 ऑफ एवरेज वीकली डिमांड, एवरेज वीकली डिमांड कहते हैं। डन हुआ। अब लिखिएगा नेक्स्ट वन, 4.1 इज द मैक्सिमम मंथली डिमांड। मैक्सिमम मंथली डिमांड जो होती है 1.28 ऑफ एवरेज मंथली डिमांड। तो अब तो ये समझाने की ज़रूरत नहीं है कि वो 12 महीने, उस साल में 12 मंथ होते हैं, किसी भी एक साल की बात करें उसमें 12 महीने होते हैं, जनवरी टू दिसंबर। तो उस कोई भी एक पर्टिकुलर मंथ जिसके अंदर मैक्सिमम वाटर की रिक्वायरमेंट हो तो उसे हम कह देंगे मैक्सिमम मंथली डिमांड। इट विल बी टेकन एज 1.28 ऑफ एवरेज मंथली डिमांड। वो क्या होगा, एवरेज मंथली डिमांड होगा, ठीक है। एक कई बार क्वेश्चन में न्यूमेरिकल में पूछ देता है कि भाई कोइंसिडेंट ड्राफ्ट क्या होगा, तो कोइंसिडेंट ड्राफ्ट के बारे में पता होना चाहिए। एक टर्म होती है कोइंसिडेंट ड्राफ्ट, कोइंसिडेंट ड्राफ्ट। कोइंसिडेंट ड्राफ्ट की अगर बात करें तो इट्स द मैक्सिमम आवरली डिमांड। ये किसका मैक्सिमम होता है, ये दो कंडीशन का मैक्सिमम होता है। द फर्स्ट वन इज द मैक्सिमम hourly demand and the second one is the maximum daily demand plus fire demand. Demand plus, तो मैक्सिमम आर्ली डिमांड को डिनोट किससे करते हैं, QMH से कर दीजिए, QMD से कर दीजिए और ये FD से कर दीजिए। तो इन दो कंडीशन में से
जो भी मैक्सिमम होगा उसे ही हम कहेंगे कोइंसिडेंट ड्राफ्ट। तो लिखिएगा, इट इज द मैक्सिमम ऑफ अबाउट टू कंडीशन, इट इज द मैक्सिमम ऑफ अबाउ टू कंडीशन। मतलब सीधे से इनका दोनों का जो मैक्सिमम होगा उसे ही हम कहेंगे आपका कोइंसिडेंट ड्राफ्ट। यही होता है आपका कोइंसिडेंट ड्राफ्ट। क्लियर हुआ? चलिएगा, यहाँ तक क्लियर। तो बनाते हैं अपन नेक्स्ट पे। नेक्स्ट अगर हम बात की जाए तो वो पॉपुलेशन फोरकास्टिंग की आती है कि अब न्यूमेरिकल जो आते हैं या शॉर्ट नोट्स जो आता है या डिफरेंस की बात करें वो आते हैं आपके पॉपुलेशन फोरकास्टिंग के मेथड से। किससे आते हैं? पॉपुलेशन फोरकास्टिंग के मेथड से। तो देखिएगा, हेडिंग डालिएगा मेथड्स ऑफ पॉपुलेशन forecasting, methods of population forecasting, methods of population forecasting। पॉपुलेशन फोरकास्टिंग के मेथड्स कौन कौन से मेथड है? बड़े ही इंपॉर्टेंट मेथड है, हर साल यूनिवर्सिटी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन फिक्स है। आइदर एनी ऑफ दी मेथड, किसी भी मेथड से, ऐसा नहीं है केवल यही मेथड आएगा या अर्थमेटिक ही पूछेगा, ज्योमेट्रिक, कोई से भी जो भी मेथड मैं पढ़ाऊंगा उन किसी भी मेथड में से एक मेथड पे क्वेश्चन या न्यूमेरिकल आना फिक्स है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। द फर्स्ट वन इज द अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड। द सेकेंड वन इज द ज्योमेट्रिक increase method। The third one is incremental increase method। ठीक है। The fourth one is the logistic कर्व मेथड। ये सारे मेथड होते हैं, इसमें से पूछते एक दो ही मेथड है जो मैं आपको बताऊंगा। और डिक्रीजिंग नेक्स्ट लिखिएगा आपका एक और होता है इंक्रीमेंटल लॉजिस्टिक हो गया, और डिक्रीजिंग ग्रोथ रेट मेथड। ठीक है, रेट मेथड। ऐसा नहीं यही है, इनके अलावा भी बहुत कुछ है, बट ये थोड़े से कॉमन से मेथड है, ये हमें पता होना चाहिए। इनमें से भी 2-3 मेथड ही हैं जो कि अपने यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछे जाते हैं, अपन उसी को डिस्कस करेंगे। तो ये एक कॉमन मेथड है, मेथड्स टू डिटरमाइनिंग दी पॉपुलेशन फोरकास्टिंग। किसी भी सिटी की, किसी भी कम्युनिटी की अगर आपको पॉपुलेशन को फोरकास्ट करना है तो ये मेथड आपको पता होने चाहिए। और इन्हीं में से न्यूमेरिकल आता है या शॉर्ट नोट्स आता है या डिफरेंस आता है। अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड, ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड, इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड, लॉजिस्टिक कर्व मेथड और डिक्रीजिंग ग्रोथ रेट मेथड। ठीक है, चलिए नोट करिए जल्दी से सभी। If you really like the video, hit the like button, share the video, comment on our video and subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.